एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 3.1 में एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इक्वेशंस फाइंड आउट करना। तो आज हम क्या सीखेंगे, उन इक्वेशंस के आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। जैसे हमने कल आफ्ताब वाला क्वेश्चन किया था, आफ्ताब की एज और डॉटर की एज, हमने एक इक्वेशन तो बना दी थी लेकिन उनकी एज क्या थी वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे अगर आपके पास फर्स्ट टाइप है, एक इक्वेशन है हमारी, मान लो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमने सीखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आते हैं। एक मान लिया एक लाइन का ग्राफ ही आ गया, नंबर 1 लाइन का। दूसरी लाइन बाई चांस आपके पास ऐसे गई, ऐसे उसका ग्राफ आ गया। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये आपका आएगा इसका सॉल्यूशन, और ये यूनिक होगा। जहां पे पॉइंट दोनों लाइंस कट होंगी वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही होगा, यूनिक ही आएगा। इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट आएगा, चाहे 2 3 आए 4 5 आए, एक्स की वैल्यू एक ही होगी, अलग अलग तो होंगी नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एक एक कंडीशन तो ये होगी, केस 1 एक ये हो गया। अब केस 2 में अगर मान लो एक लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे आए, दूसरी लाइन कुछ ऐसे आए, तो ये लाइंस तो आपको कहीं भी टच नहीं करेंगी, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अगर ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता इसका। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइंस। दो केस हमने देख लिए। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या हो सकता है, अगर मान लो एक लाइन के सॉल्यूशन कुछ ऐसे आए, दूसरी लाइन के सॉल्यूशन भी मान लो इसी लाइन के ऊपर आ गए, फिर ऐसी लाइंस भी होती हैं। तो ये तो हर जगह इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, हम काउंट तो नहीं कर सकते ना कितने आएंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, 3 टाइप के आपके पास सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और इन लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। लाइंस होगी कोइंसिडेंस लाइन, पैरेलल लाइंस आएंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। और इनके सॉल्यूशन कितने आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब इसी में हम ऐड करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। हिंदी में बोलते हैं उनको संगत और असंगत। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपको बोला गया कि यहाँ से अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको ये आएगा, नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन आएगी, तो इनफाइनाइट सारी। तो इसके लिए तो आपको फिर ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, पहले उनको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उनके एक्स और वाई के लिए वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, फिर उनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर जाएं कहीं जाके आपको पता लगेगा कि आखिर इसका आंसर आएगा क्या। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसको हम इतना लंबा करने से पहले ही पता लगा लें कि ये कौन सी लाइन आएंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज, अगर आपके पास इक्वेशंस होती क्या है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होती है एक। दूसरी के लिए हम लिखते हैं a2x v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसके 3 टाइप की आ सकती हैं ये। जैसे अगर a1 और a2 की रेशो अगर यहाँ हम लिखें वो बराबर नहीं है v1 v2 के, तो वो कौन सी लाइन्स आएंगी, तो ये सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ये जो आपकी फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट केस के लिए अगर ऐसे आए। सेकंड केस है, अगर a1 a2 की रेशो b1 b2 के बराबर हो लेकिन c1 और c2 के बराबर ना हो, तो वो आएंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन वहां आएंगी। ये तो हम इजिली कंपेयर करके देख सकते हैं दो इक्वेशंस में। थर्ड केस ये होगा कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसके आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो इन्हीं में हमने इनकी सब कुछ चेक कर लिया, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और
नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इनमें ही हमने इसकी कंपैरिजन करना भी सीख लिया, कैसे हम कंपेयर करेंगे। अब कंसिस्टेंट कौन कौन से होंगे? जो आपके यूनिक सॉल्यूशन वाले आएंगे वो आपके कंसिस्टेंट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन जो आएगा आपका वो कंसिस्टेंट भी आएंगे, और ये वाले आपके कंसिस्टेंट आएंगे जिसमें आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ये इनकंसिस्टेंट होंगे। आगे सारा डिटेल में समझ आपको। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 3.2 स्टार। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, उसके आपके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है इनका और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, वो मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट करने वाले उनकी 4 बॉयज से ज्यादा हैं, तब आपने फाइंड आउट करना है कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं जो इसमें क्यूज में पार्ट ले रही हैं। तो ये हमने कल भी सीखा था। तो हम क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। एक्स हम इसको मान लेते हैं कि एक्स बॉयज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं वाई, वाई गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 10, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हैं 10। तो इसका मतलब ये दोनों प्लस करके आपके पास 10 ही आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट होगी, वेरी इजी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला क्या है कि जो बॉयज हैं, बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से 4 कम हैं, गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो वाई हैं आपके पास, गर्ल्स से 4 ज़्यादा हैं पहले से ही, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 4, तभी ये इक्वल बराबर होंगी। एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन बन गई। अब इक्वेशन अगर फाइंड आउट हो गई तो आप इजीली उसका ग्राफ बना सकते हो एक्स वाई के लिए। तो अब हम यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि पहले आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर वाई की वैल्यू 0 पुट कर लो, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट केस में अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ यहाँ पे, तो एक्स कितना आ जाएगा 10। और दूसरा केस, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो वाई कितना आ जाएगा 10। एक बीच में और वैल्यू लेते हैं, अगर मैं यहाँ 3 वैल्यू पुट कर दूँ एक्स की, तो 3 माइनस 10 7, यहाँ जाके ये 7 बन जाएगा, माइनस का आएगा प्लस हो जाएगा। इस केस में हम पहले x 0 पुट कर लेते हैं, तो आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। और x अगर हम बाई 0 पुट कर रहे हैं पहले, तो कितना आ जाएगा आपके पास -4। एक बीच में हम वैल्यूज और लेते हैं 3 एंड 7। देखो एक कॉमन तो यहाँ पे दिख गया आपको, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक ही बार ये कट करेंगे तो ये कौन सी लाइन्स हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें ग्राफिकली बोला है तो हम ग्राफ बनाएंगे, और साथ में आपने ये पूरी डिटेल में लिखनी है। पुट हमने एक्स यहाँ 0 पुट किया, फिर हमारे पास कैसे आया वो हमने पूरा डिटेल में क्वेश्चन पेपर में लिखना है, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। सो हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली केस में था एक्स 10 था और 0 पे आया, यहाँ पे 10 0। आपने इनको ए पॉइंट भी दे सकते हो, ए बी सी करके भी दे सकते हो, जैसे हमने कल किया था वैसे। यहाँ पे ए लिख देते हैं, मैंने इसको ए पॉइंट दे दिया, या आप ऐसे ही लिख लो 10 0। नेक्स्ट है 3 एंड 7, 3 एंड 7 यहाँ आ गया, 3 7 आ गया। नेक्स्ट है 0 एंड 10, ये यहाँ आ गया 0 10। अब दूसरे वाले में हम लिख लेते हैं, दैट इज एक्स की साइड है -4 एंड 0, तो एक यहाँ आ गया -4 0। सेकेंड है 3 एंड 7, वो वहीं आएगा 3 7। लास्ट है 0 एंड 4, 0 एंड 4, 0 4। अब हम इनको मिला देते हैं। फर्स्टली ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली लाइन भी मिल गई। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ हुए 3 और 7 पे, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राफ, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ
इट इज क्लियर दैट टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 and 7. सो 3 किसके लिए हमने माना था? 3 हमने माना था यानी कि x की वैल्यू है तो वो बॉयज हैं और y मानी थी हमने गर्ल्स, तो वैसे यहाँ आ जाएगा. सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7. ये इजी हमने फाइंड आउट कर ली. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट जो है इसका आप खुद करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So the second question is on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines are intersect at a point or parallel or coincident. अभी आपने पीछे पढ़ा पैरेलल कब आती हैं, इंटरसेक्ट कब होती हैं और कोइंसिडेंट कब लाइन्स आती हैं, तो वही हमने यहाँ यूज करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या लिखना है? कंपेयर इट विथ जो आपकी जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये लिखने के बाद आपने कंपेयर कर लिया. अब a1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? a1 इज इक्वल टू 5, v1 इज -4 एंड c1 इज 8. ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी आई? 7, v2 की वैल्यू कितनी आई? 6 और c2 की वैल्यू आई 9. अब हम रेशियो कंपेयर करते हैं. a1 अपॉन a2 कितना है आपके पास? 5/7 है. v1 अपॉन v2 कितना है? -4/6. इसको आप लिख सकते हो -2/3 भी लिख सकते हो. c1 अपॉन c2 कितना है? 8/9. तो अगर हम कंपेयर करें a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर नहीं है. सो हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2. सो हमें क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट या लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करते हैं. ये हमें सेकंड पार्ट इज दिस. अगर हम इसको कंपेयर करें a1 अपॉन a2, इसको हम लिख सकते हैं 9/18 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3. v1/v2 हम क्या लिखेंगे? 3/6 सॉरी 1/2 1/2. c1/c2 को हम क्या लिख सकते हैं? 12/24 है तो हम 1/2. तो इनमें सबकी वैल्यू 1/2 सबकी कंपेरिजन यही आ रही है. तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? ये आएंगी कोइंसिडेंट लाइन्स एंड इसके सॉल्यूशन कितने आते हैं? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन. बट अब वो आपसे पूछा नहीं, आपसे इतना ही पूछा है तो इसका आंसर ये होगा. थर्ड वाला पार्ट है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0. अब देखो यहाँ पे इसको करोगे तो ये 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा. a1 a2 और b1 b2 बराबर हो गया, लेकिन थर्ड वाला पार्ट बराबर नहीं होगा. तो यहाँ पे आपके पास कौन सी आएंगी? पैरेलल लाइन्स. ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे कंपेयर करके कौन सी चीज आती है तो वो आप इजीली कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. On comparing ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. आपने ये पता करना है. ये हिंदी में बोलते हैं संगत और असंगत. कौन से इनकंसिस्टेंट है और कौन से नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करें. a1 अपॉन a2 आएगा 3/2, v1 अपॉन v2 आप करें तो आपके पास आएगा 2/-3, c1 अपॉन c2 करें तो इस साइड आएंगे, ये देख लेना, -5/-7. सो a1 अपॉन a2 तो है बराबर नहीं है. सो यहाँ से क्लियर है, हमें पता था कि ऐसे इक्वेशन की आती हैं कंसिस्टेंट. आपने पूरा इसको डिटेल में लिखना है. ठीक है, कि जो पहले जो दिया गया है वो लिखना है. स्टार्टिंग हम ऐसे ही करते हैं, जो गिवन होता है वो लिखते हैं, गिवन इक्वेशंस आर. फिर आपने इसको लिखना है कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. फिर वहां से ये सारी लिखनी है. फिर वहां से आपने शो करना है कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों भी लिख दो आप चाहे. सो ये आपके पास आया कंसिस्टेंट यानी कि संगत.
सेकेंड वाला पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम कंपेयर करें तो आया 2/4 दैट इज 1/2। v1/v2 को हम कंपेयर करें तो -3/-6 दैट इज ऑल्सो 1/2। c1/c2 को हम करें 8/9, एक रॉन्ग हो गया। तो a1 a2 तो बराबर है v1 v2 के, बट c1 c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी लाइन्स आती हैं? अभी आपने पढ़ा पैरेलल लाइन्स आएंगी और इनके इनफाइनाइट, इनके जो होंगे नो सॉल्यूशन आएंगे, और साथ में ये होती हैं कंसिस्टेंट। बाकी पार्ट तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बट एक और पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, लास्ट वाला, दैट इज 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a1 कितना है 4/3 और डिवाइडेड बाय a2 2 है। v1 v2 कितना है, v1 है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 3। लास्ट है c1/c2 8 -8 ओवर -12। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आया 2/3। v1 v2 भी 2/3 है, ये इससे कट हो जाएगा 2 और ये 3, c1/c2 4 से 2/3। तो इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये कौन सा केस बना आपके पास, कंसिस्टेंट। तो याद रखना है मैक्सिमम जहां पे आपके पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो सिर्फ ये वाला केस ही आपका इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी जो भी दोनों केस हैं वो आपके कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट ले रही हूँ, बाकी तो आप खुद करेंगे। सो थर्ड पार्ट में आपने पहले तो कंसिस्टेंटी चेक करनी है, वो आपको पता है कैसे होगी। a1/a2 देख लो आप कितना है 2/4 दैट इज 1/2 आप लिख सकते हो उसको काट के। v1/v2 आपके पास कितना है 1/-2 एंड c1/c2 कितना है -6/-4। तो आपके पास a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है v1/p2 के। आप देख रहे हो 1/2, लेकिन माइनस का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, सो दिस इज कंसिस्टेंट। अब आप लियो, अब ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2, b1/v2 2/4 दैट इज 1/2, माइनस माइनस कट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और c1/c2 दैट इज -2/5, तो वो फिर आपका इनकंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। तो अब हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय ग्राफ। तो x और y की वैल्यू हम क्या क्या पुट करेंगे जिससे ये आएगा। तो फर्स्ट हमने जैसे ट्रिक लगाई है वैसे 0 अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर हम x पुट करते हैं 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। अगर हम 2 वैल्यू लें 2 2 जा 4, 4 - 6 इज -2, y की वैल्यू आ गई 2। एक हमने बना लिया। यहाँ पे ये वाला जो है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो इसका तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, हमें सिर्फ बोला था कि जो कंसिस्टेंट है उनका ही ग्राफ बनाना है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वाली टर्म के लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैसे ही हम पहले ट्रिक लगाएंगे 0 वाली। तो 0 अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -2। और अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। एक और बीच में हम लेते हैं, दैट इज अगर यहाँ 2 पुट कर रहे हैं हम x की वैल्यू तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 - 4 इज 4, यहाँ इस साइड जाके ये दोनों की वैल्यू 2 2 आ जाएगी। अब यहाँ से आपको दिख रहा है 2 2 कॉमन है, तो ऑब्वियसली इनका सॉल्यूशन यही आएगा, बट फिर भी हमें बोला है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आप खुद रिप्रेजेंट कीजिए, आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चन से हमने सीख लिया है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन इज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width 36 meter. Find the dimension of the garden. एक आयताकार बाग है आपका, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है, आपने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। इसका डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ थी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, वैसे जो फाइंड आउट करना होता है वो मान लेते हैं
लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज x मीटर। अब विड्थ मान लो, विड्थ ऑफ गार्डन इज y मीटर। अब इसका पैरामीटर आपके पास दिया हुआ है, पैरामीटर होता क्या है आयत, एक रेक्टेंगल का पैरामीटर दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपके पास ये है, ये आपके पास आ गया। नाउ आपके पास क्या दिया हुआ है, हमें इसका हाफ है दिया हुआ है, हाफ द पैरामीटर आपके पास दिया हुआ है, हाफ ऑफ पैरामीटर वो कितना होगा, डिवाइड होगा 2 से, तो x प्लस वाई मीटर ही रह जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले के अकॉर्डिंग जो आपकी लेंथ है वो जो आपका विड्थ है उससे 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को बराबर बनाने के लिए, एक ही हो गई। और दूसरी के लिए x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड दैट इज x प्लस वाई, जो आपका है पैरामीटर वो 36 के बराबर है, कि x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हमारे पास इजिली बन गई। अब आपका इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो ना। सो कुछ इस प्रकार के x और y की वैल्यूज आएंगी। ये फर्स्ट केस के लिए है, ये सेकेंड केस के लिए है, सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब ग्राफ बनाना आपको इजिली आता है, तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे कट करेगा दोनों लाइंस 20 और 16 के ऊपर। तो 20 है x की वैल्यू और 16 है y की वैल्यू। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन इज कितनी आई हमारे पास 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ था ये आपके पास वो आई, ब्रेड्थ या विड्थ आप कुछ भी लिख सकते हो, 16 मीटर। सो यही हमने फाइंड आउट करना था। एक और मेन बात, ऑन एक्स एक्सिस, मैंने आपको कल भी बोला था हमें स्केल लिखनी होती है। ऑन एक्स एक्सिस 10 डिविजन्स, यहाँ पे आपको जब ग्राफ वर्क पेपर में देखते हो तो यहाँ पे 10 लाइन्स आती हैं, तो 10 डिवीजन किसके बराबर लिए थे हमने, 4 यूनिट्स के बराबर। ऑन वाई एक्सिस भी हमने क्या किया था, 10 डिवीजन्स हमने किसके बराबर लिए थे, 4 यूनिट्स के बराबर। ये ग्राफ में लिखना जरूरी है, नहीं तो अब यहाँ पे 4 थोड़ी ना होता है, यहाँ 1 2 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये कुछ भी आपको अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो। सो 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसमें आपने एक और इक्वेशन ऐड करनी है जिससे वो इक्वेशन क्या बने, इंटरसेक्ट बने, पैरेलल लाइंस बने, कोइंसिडेंट लाइन। ये काम आप खुद करेंगे, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं और कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is draw the graph of these equations and determine the coordinates of triangle formed by these lines and the x-axis and state the triangle region। अब आपके पास दो लाइनें दी हुई हैं, इनका आपको ग्राफ बनाना है और इनकी जो लाइंस जब आप कट करोगे तो वो एक ट्राइंगल के रूप में आएंगी, आपने ये देखना है। और उन लाइन का आपने वहां से आप जो सभी कोऑर्डिनेट्स आएंगे ट्राइंगल के, उनको आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राफ बनाने के लिए ये आपको आना चाहिए, ये आप कर सकते हो। -1 पुट करोगे इसमें तो ये आएगा, 2 करोगे तो ये, 0 करोगे तो ये। मेनली आपकी वही ट्रिक, 0 एक पुट कर लो फिर दूसरा पुट कर लो, वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये बीच में ना भी लो तब भी, बट उसके लिए फिर आपको जब ग्राफ के पेपर में बनाओगे तो वो आपका क्लियर बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा इन दो लाइंस का। अब आपको बोला है जो इनके बीच में ट्राइंगल रीजन बन रहा है उसको सेट कर दो। आपने यहाँ से पेंसिल से इसको, ये जो आपका रीजन आया है इसको आपने सेट कर देना, ये ट्राइंगल ही बनी हुई है, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को यहाँ पे मान लेते हैं ए, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ये आपने लिखना भी है साथ में। अगर आपने ग्राफ के जब आपने ग्राफ बनाया तो इनको अगर आपने ए बी सी पॉइंट दिए होंगे, डी ई एफ पॉइंट दिए होंगे, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट आ सकते हैं, नाम तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो ये आपकी ट्राइंगल बन गई। अब आपने फाइंड आउट करना है बेस ऑफ ट्राइंगल। बेस ऑफ ट्राइंगल कितना दिख रहा है आपको, यहां से यहाँ को तो 4 है, साथ में यहाँ को 1 भी है, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, और साथ में आपको इसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर जो आता है। सो ये कितना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं डी पॉइंट, तो बी सी डी कितना आ रहा है आपके पास, कितने हाइट तक है, ये 3 तक है,
तो ये आ जाएगा 3। नाउ आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपके पास 5 है, हाइट आपकी कितनी आई है 3। सो कितना है ये 15/2, दैट इज 7.5। आज हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली 3.2। तो आज हमने ग्राफिकल मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 3.3 एक्सरसाइज में एल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो वहां मैंने आपको स्टडी में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इनसे क्वेश्चन आता है, तो कल हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये अच्छा लगा हो और आपको समझ आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।